गुड इवनिंग एवरीवन। तो डाउट जो है वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस थे शीट के और एचसी वर्मा के उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, द 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30 degree inclined A and bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact force at A and B. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे। ठीक है, तो क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्टिकल सरफेस है, तो इस बॉल का वेट लगेगा नीचे। तो मास है 50, जी को 10 मान ले तो वेट हो गया 500। नॉर्मल कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और सर्कुलर या स्फेरिकल केसेस में वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और यहां से वॉल से जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल लग जाएगा। अब इसको हम लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं या कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। अभी मैं कंपोनेंट से इसको बता देता हूं कैसे करना है। तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो कई बार मैं बता चुका हूं कि इंक्लाइंड पे कभी भी हमें कंपोनेंट करना है तो फोर्सेस को इंक्लाइंड पे ही ड्रॉ करो और थोड़ा प्रॉपरली एंगल्स निकालो। ये 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो अब नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो cos 60 आएगा। तो n1 cos 60, cos 60 1/2 होता है तो आ जाएगा n1/2, और वर्टिकल आ जाएगा n1 sin 60, यानी कि n1 इंटू √3/2। वेट नीचे लग रहा है 500, ठीक है, और यहां से लग रहा है n2। अब स्फीयर इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, चलेगा नहीं, तो वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो इन वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, √3n1/2। ये डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए 500। तो यहां से n1 आ जाएगा 1000/√3 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन देखें तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन n1/2 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा, क्योंकि n1/2 राइट की तरफ लग रहा है, n2 लेफ्ट की तरफ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो n2 जो है वो n1 का आधा, यानी कि 500/√3 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अगर चाहें तो लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम में हम क्या करते हैं कि सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम लामीज थ्योरम से इसको करना चाहें तो सेंटर पे सारे फोर्स बना लो। तो ये वाला फोर्स हो गया 500, n2 लग रहा है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ, और n1 लग रहा है ऐसे। उसमें भी ये डायग्राम से एंगल तो देखना पड़ेगा। तो n1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 है, ये वाला 180 माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री। अब लामीज थ्योरम क्या कहती है कि n1 उसके ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री, तो n1 अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू n2 अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल। तो n2 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 आएगा। साइन 90 प्लस 60 को हम cos 60 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस 60 साइन 60 ही होता है, तो उसको साइन 60 लिख लेते हैं। अब साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, तो n1 डायरेक्टली 500 बाय साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 1000/√3 न्यूटन। और n2 जो है, अब हम ये दो टर्म्स इक्वेट कर दें जो सेकंड और थर्ड टर्म है, तो n2 कितना आ जाएगा, 500 cos 60 बाय साइन 60, cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री किसके बराबर होता है,
तो tan 60 डिग्री होता है √3, cot 60 डिग्री 1/√3 आ जाएगा, तो 500/√3 न्यूटन। ऐसे लामीज थ्योरम से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सर बोलो। सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये n1 के और n2 के ये हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे कि क्योंकि उसमें फोर्स नहीं लगता उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का। बेटा अगर एसिलरेशन 0 है तो बराबर होंगे ना। एसिलरेट क्या इक्वेशन होती है, न्यूटन लॉ। रटते क्यों तुम लोग चीजें? न्यूटन लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन। अगर एसिलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 करेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल में एसिलरेशन 0 है इसलिए दोनों बराबर हो गए, वर्टिकल में भी 0 था इसलिए √3 n1/2 को 500 के बराबर कर दिया। अगर ये स्फीयर एसिलरेट कर रहा होता तो फिर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन लिखा जाता। तो इक्विलिब्रियम वाले केसेस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम में। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन है, a chain consisting of 5 links each with mass 100 gram is lifted vertically with constant acceleration of 2 meter per second square as shown. Find forces acting between adjacent links. Force F exerted on top link by the acting agent lifting the chain, the net force on each link. तो एक लिंक का मास दिया हुआ है, अभी मैं उसको m बोल देता हूँ कि m जो है हर एक लिंक का अगर मास है, m की वैल्यू हमें दे रखी है कि m इज इक्वल टू 100 ग्राम, और इसको एसिलरेशन ऊपर ले जा रहे हैं, एसिलरेट करा रहे हैं। कितने एसिलरेशन ऊपर ले जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा है, देखो इसमें बी और सी पार्ट पहले देख लो, वो थोड़ा आसान है बी और सी पार्ट को देखना। ठीक है, तो बी और सी पार्ट में क्या होगा, तो पहले पूरे सिस्टम को देख लिया हम एक साथ। तो पूरे सिस्टम पे ऊपर क्या लग रहा है, एफ, और वर्टिकल प्लेन में है तो इनका मतलब वेट भी लगेगा, तो 5m टोटल सिस्टम का मास है, तो ये 5 mg फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का वेट जो है 5 mg हो गया। तो पूरे सिस्टम में जब हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, अभी मैं बी वाला पार्ट देख रहा हूं पहले, तो बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, F माइनस 5 mg net force on the system is equal to total mass of the system. Total mass of the system is 5m into acceleration. ठीक है, g को 10 लेना है, तो अभी मैं इस पे ऐसे लिख दूं, 5m वाली टर्म को, मतलब 5mg को राइट में ले गया तो 5m कॉमन आ गया, आ जाएगा g प्लस a। m कितना है, 100 ग्राम, 5m हो जाएगा 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg। g प्लस a हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 5 होता है 60, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो ये f की वैल्यू आ गई। अच्छा, सी वाला पार्ट, नेट फोर्स ऑन ईच लिंक। तो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो उसमें सारे फोर्सेस देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा नेट फोर्स, अगर हमें एसिलरेशन और मास पता है तो नेट फोर्स कैन डायरेक्टली बी रिटन एज मास इनटू एसिलरेशन। तो मास, अब इसमें इंडिविजुअल लिंक का देखना है, ईच लिंक की बात कर रहे हैं, तो हर एक लिंक का मास 0.1 kg हो जाएगा, एसिलरेशन 2 है, तो नेट फोर्स ऑन ईच इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट ऐसे करेंगे, ये आसान थे। थर्ड भी, मतलब फर्स्ट भी आसान है, लेकिन ऐसा उसमें एडजेसेंट लिंक्स के बीच में फोर्स बताना, तो अपने को हर एक के बीच में बताना। तो सबसे नीचे वाले को देखें, ठीक है, सबसे नीचे वाले लिंक को देखें, एक सिंगल लिंक को, तो उस पे नीचे क्या लग रहा है, mg। ऊपर क्या लग रहा है, जो भी इनके बीच का फोर्स है उसको टेंशन T1 बोल देता हूं मैं। ये लिंक भी ऊपर एसिलरेट कर रहा है, क्या इक्वेशन आएगी इस पे, T1 माइनस mg इज इक्वल टू m। तो T1 इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आया यहाँ का फोर्स, इसको मैंने T1 बोला है, नीचे वाले, सबसे नीचे वाले लिंक्स के बीच में। फिर ये जो दूसरे लिंक और तीसरे लिंक के बीच में फोर्सेस को T2 मानना है, मान लेते हैं T2 है। अब देखो, मैं एक लिंक की बजाय बेटर है दो लिंक एक साथ देखूं, क्योंकि हमें क्या होता है, हमेशा फालतू जो भी फोर्सेस है उनको इग्नोर करना है, तो दोनों को एक साथ देख सकते हैं। दोनों पे का टोटल मास कितना हो गया, 2m। इन दोनों को ऊपर कौन ले जा रहा है, T2। इन दोनों का नेट वेट कितना हो गया, 2mg। इनका भी एसिलरेशन कितना है, a। तो क्या इक्वेशन आएगी, T2 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m। तो T2 इज इक्वल टू 2m इंटू जी प्लस ए। T2 आ गया। ऐसी सिमेट्री से देखोगे तो T3 में क्या आ जाएगा, थोड़ा दिमाग भी लगा लो कि T3 में 3 आ जाएगा, 3 का फैक्टर आ जाएगा, 3m इंटू जी प्लस है। तो हर चीज सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती,
कॉमन सेंस भी लगा लो एक दो रिजल्ट्स के बाद। ऐसी T4 क्या आ जाएगा, तो T4 इज इक्वल टू 4m इंटू जी प्लस ए। और अगर हम ये पहला पार्ट पहले कर लेते तो f की वैल्यू भी सीधे ही बता सकते थे कि f एक तरीके से T5 जैसा हो जाता, तो f की वैल्यू क्या आ जाती, 5m इंटू जी प्लस ए, जो ऑलरेडी हमने पहले देख चुके हैं। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, a rope of length L has its mass per unit length lambda varies according to the function lambda x is equal to e raised to the power x by L. The rope is pulled by a constant force of 1 Newton on a smooth horizontal surface. Find the tension in the rope at x is equal to L by 2. अब देखो लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे हमें मास नहीं दिया हुआ, तो पहले हमें मास ही निकालना पड़ेगा। यहां से x डिस्टेंस पे अगर हम एक dx थिकनेस का एलिमेंट मान ले, ठीक है, तो x डिस्टेंस पे हमने एक dx थिकनेस स्मॉल एलिमेंट मान लिया, dx थिकनेस का। इस एलिमेंट का जो मास होगा dm, तो मास पर यूनिट लेंथ किसी भी x डिस्टेंस पे क्या है, e x की पावर x बाय l। मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा। लेकिन देखो इसको x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x के साथ साथ लैम्डा बदल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है लैम्डा, ठीक है ना, x के साथ वेरी कर रहा है। तो हम एक छोटे से dx क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, उस इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के लिए हम इस मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ क्या है, e की पावर x बाय l, और dx है इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, उसके लिए हम इसको कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं। तो इस छोटे से रीजन dx, मतलब ये जो dm मास है वो किसका मान रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट का मास मान रहे हैं dm, वो क्या हो जाएगा, e की पावर x बाय l इंटू dx। अब टोटल मास निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, e की पावर x बाय l इंटू dx, और इंटीग्रेट मतलब पूरी इस रोप का मास निकालना है। तो x की शुरुआत, देखो अब x हम कहां से मान रहे हैं, लेफ्ट एंड से इंक्रीज होता हुआ मान रहे हैं। हमें किसका मास निकालना है, रोप का, तो रोप की शुरुआत यहां से हो रही है, तो शुरुआत में जो x की वैल्यू है, शुरुआत और एंड, तो शुरुआत में x कितना होगा, 0। बढ़ते बढ़ते x किसके बराबर हो जाएगा, l, लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो जो x की लिमिट्स हैं वो 0 से l आएगी, तब हमें पूरा मास मिलेगा। अब e की पावर x बाय l का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो यह रहेगा e की पावर x बाय l डिवाइडेड बाय 1 बाय l। अब ये कैसे आया, ये सब बताया था, लेकिन पढ़ते लिखते हो गए नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्या बताया था, किसी भी ऐसे केस में x की जगह लीनियर फंक्शन लिख देते हैं, ax प्लस b टाइप का, तो इंटीग्रेशन में भी x की जगह ax प्लस b आ जाता है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे a की जगह एक्चुअली 1 बाय l आ गया और b की जगह 0 है, तो 1 बाय l से डिवाइड करना पड़ा हमको। 1 बाय l से डिवाइड किया तो l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l तो कांस्टेंट ही है, बाहर निकल लिख दिया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो e की पावर l बाय l माइनस e की पावर 0, तो l e की पावर l बाय l कितना हो गया, e की पावर 1, तो e की पावर 1 e हो गया, e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1। ये मास आ गया इस पूरी रॉड का। अब एसिलरेशन निकाल सकते हैं हम रॉड का, भी रॉड का मास पता चल गया तो एसिलरेशन आ जाएगा। तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स कितना लगाया था, 1 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना है, L इंटू ई माइनस 1। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है L बाय 2 पर क्या टेंशन होगी। तो हमने क्या बोला है, किसी भी सिस्टम के बीच में फोर्स बताना है तो सिस्टम को वहां से ब्रेक कर लो। तो L बाय 2 की रॉड अब कंसीडर करो, इसको कौन खींच रहा होगा, जो भी टेंशन होगी उस पोजीशन पे। अब इसका मास कुछ मैं m डैश मान लू, तो और एसिलरेशन तो इसका भी वही होगा जो पूरी रोप का होगा, क्योंकि एक ही रोप है। अब m डैश के लिए पूरी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहेगा, ये तो हमने इधर निकाला था मास, बस लिमिट 0 से l बाय 2 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन सेम रहेगा, लिमिट 0 से l बाय 2। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को, ये जो हमारे पास आया था, l में ऊपर ले लेता हूँ, लिमिट्स बस चेंज कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, l इंटू ई की पावर x बाय l इंटू लिमिट 0 से l बाय 2। और ऐसे अपने को दिमाग को ओपन रखना है, ऐसा नहीं कि इन्हीं में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हमने
पूरी का मास निकाला, उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब किसी भी पार्ट का निकालना है, इनिशियल पॉइंट वही है, तो उसी फॉर्मूले में बस L की जगह L/2 रख देंगे। तो L e की पावर L/2 रखेंगे x को, तो e की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ से, और -0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब ये जो नई मतलब टेंशन है L/2 पे, तो टेंशन क्या हो जाएगी, मास जिस पोर्शन को खींचा जा रहा है इनटू उसका एक्सीलरेशन। तो m डैश कितना हो गया, L इंटू रूट ई माइनस वन, एल ई की पावर 1/2 को रूट ई बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन कितना है, 1/L इंटू ई माइनस वन। तो L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसको भी और सॉल्व करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं रूट ई माइनस वन अपॉन, ये ई माइनस वन है, इसको रूट ई का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं। we can assume this term as root e का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसे लिख के इसको काट के ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/√e प्लस वन। अब सब्जेक्टिव में तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऊपर वाली टर्म्स में, नीचे भी छोड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव में जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। एक समझ आया, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगला क्वेश्चन है ये, सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ 2 kg 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक्स इन 3 डिफरेंट केसेस एज शोन इन फिगर। If x1, x2 and x3 be the constant extensions in this spring। देखो अगर constant extensions हैं मतलब हम उनको स्ट्रिंग के जैसा ही मान सकते हैं, मतलब उनकी लंबाई फिक्स हो चुकी है, यानी कि अब लंबाई और बढ़ेगी नहीं, तो दे कैन बी एज्यूम्ड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशंस। तो अगर इनकी लंबाई फिक्स हो चुकी है तो इनको रस्सी की तरह माना जा सकता है, मतलब ये तीनों केसेस एटवुड मशीन जैसे ही लिए जा सकते हैं। अब एटवुड मशीन में टेंशन क्या होती है, 2m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। और रस्सी और स्प्रिंग अगर साथ में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों में सेम ही टेंशन होती है, तो जो टेंशन रस्सी में होगी वही स्प्रिंग में होगी, और स्प्रिंग की टेंशन किसके बराबर होती है, kx के बराबर होती है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन पूछा था, और सेम स्प्रिंग है मतलब के सेम है, तो बेसिकली हमें एक्सटेंशन का रेशियो चाहिए, के सेम है यानी टेंशन का ही रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट केस में टेंशन क्या हो जाएगी, तो ये तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 kg का सिस्टम है तो नेट फोर्स 0 ही हो रहा है, ठीक है। तो टेंशन वेट के बराबर हो जाएगी, और या फिर ये फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जी अपॉन 2 प्लस 2। तो 2 इंटू 2 इज 4, नीचे एक 4 से कैंसिल हो गया, तो टेंशन 1 इज 2g आ जाएगी, टेंशन इंटू, ठीक है। ये डायरेक्टली बोल सकते थे, अगर 2 kg का मास है मतलब सिस्टम चलेगा ही नहीं, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। इस ब्लॉक पे भी 0 होगा, 2 kg पे भी, दूसरे पे भी। तो टेंशन सीधे 2 kg के बराबर, वेट के बराबर आ जाएगी, विच इज 2g। इसमें चलेगा सिस्टम सेकंड केस में, थर्ड में, तो उसमें भी ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, मैंने बताया था एटवुड मशीन के लिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू जी अपॉन 3 प्लस 2 दैट इज 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 12 बाय 5g, ये T2 टेंशन आ जाएगी। फिर T3 टेंशन इज 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू जी अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो ये आ जाएगी 4g बाय 3। अब हमें रेशियो बताना है, वैसे तो x का रेशियो बताना है, x1 is to x2 is to x3, लेकिन क्योंकि k सेम है सबका, तो जो x का रेशियो आएगा वही टेंशन का रेशियो हो जाएगा, T1 is to T2 is to T3। अब रेशियो में g तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे ही सब में आ रहा है, उसको हटाई तो T1 क्या है 2, तो 2 is to 12 by 5 is to 4 by 3। 2 भी काट सकते हो, 2 से 12 काटोगे बचेगा 6, यहां से बचेगा 2। अच्छा, अब आंसर इस फॉर्म में दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, ये जो नीचे टर्म्स है, मतलब अगर सारी वैल्यूज इंटीग्रल फॉर्म में दे रखी हैं तो नीचे जो टर्म है 5 3, इसका एलसीएम ले लो, 15 जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, तो यहाँ 1 बचा, तो 15 इंटू 1 इज 15, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से कटेगा, बचेगा 3, तो 3 इंटू 6 इज 18,
15 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 15 कटेगा 5, 5 इंटू 2 इज 10। तो इस तरह से इस रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? उसके बाद ये क्वेश्चन था, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सी का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना था। देखो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वेज कंस्ट्रेंट भी लगता है और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगता है। तो वेज कंस्ट्रेंट तो सिंपल है, ये जो सी वाला ब्लॉक है ए वाले ब्लॉक के साथ भी चलेगा। ए वाला ब्लॉक अगर राइट में जा रहा है तो बिना सी को लिए तो जा नहीं सकता, सी को धक्का देके भी साथ में ले जाएगा। तो सी का एक एक्सीलरेशन तो राइट की तरफ होगा ए के बराबर। ये किससे आया, वेज कंस्ट्रेंट से। ठीक है, क्योंकि दोनों ए और सी को साथ में चलना इनकी मजबूरी है। अगर ए राइट में जा रहा है तो वो सी को लेकर ही जाएगा राइट में, ये उसकी मजबूरी है। दिस इज दी वेज कंस्ट्रेंट। तो ए एक एक्सीलरेशन सी का आ गया राइट में। अब अगर दोनों ब्लॉक एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं ए और बी, तो उससे क्या होगा, रस्सी छोटी होगी दोनों के बीच में। उस रस्सी छोटे होने के कारण इस सी का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा। उसको मैं कुछ सी मान लेता हूं। बेसिकली हमें ये सी निकालना है कि इस सी वाले ब्लॉक के दो एक्सीलरेशन होंगे, एक ए वाले वेज के साथ में और एक ए वाले वेज के रिलेटिव, वो नीचे जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दिस सी वी हैव टू फाइंड। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार टेंशन वाला हम ढंग से यूज नहीं कर पाते क्योंकि 2-3 ब्लॉक चल रहे हैं, अलग अलग जगह टेंशन लग रही है। तो बेटर होता है हम लेंथ वाला मेथड यूज करें। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को L1 मान ले, इसको L2 मान ले। ठीक है, किसको मान रहे हैं, रस्सी की लेंथ को। ठीक है, ये वाली लेंथ। अच्छा, इसको भी मैं L1 ही बोल सकता हूँ, वैसे अलग बोलना चाहो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन L1 बोला जा सकता है। चलो ठीक है, तो L1 बोल लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी L3 बोल लेते कोई दिक्कत नहीं। इस लेंथ को मैं L4 बोल लेता हूं। जैसे ये इस स्ट्रिंग की लेंथ हो गई जो बंधी हुई है। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये कहता है कि रस्सी की लंबाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज कांस्टेंट। दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब ये कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताया गया था पहले भी। तो जनरली जब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो कई बार बुक्स में डॉट लगा देते हैं, या टाइम सेव करने के लिए dl/dt लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो ऐसे भी लिख देते हैं। L1 डॉट का मतलब क्या है, dl1/dt। ठीक है, ये एक नोटेशन होती है डेरिवेटिव की, जब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाता है। तो L1 डॉट या dl1/dt क्या होता है, L1 के बढ़ने की रेट। अब L1 एक्चुअली में क्या है, ये वाली रस्सी है, इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, ए और बी के मोशन पे। अब ए नजदीक जा रहा है बी के, तो L1 को घटाएगा। किस रेट से घटाएगा, ए से। बी भी नजदीक जा रहा है ए के, वो भी घटाएगा L1 को। वो किस रेट से घटाएगा, बी से। तो ओवरऑल L1 के घटने की रेट क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। मगर dl1/dt क्या होता है, बढ़ने की रेट। तो उसके बढ़ने की रेट क्या लिखी जाएगी, माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ए ब्लॉक के चलने से L1 घटेगा, किस रेट से, ए से। बी ब्लॉक के चलने से भी L1 घटेगा, किस रेट से, बी से। तो ओवरऑल घटने की रेट ए प्लस बी होगी, लेकिन बढ़ने की रेट माइनस ए प्लस बी हो जाएगी। अच्छा, L2 देखोगे, L2 तो फिक्स रहेगा। L2 एक्चुअली देखो, ये लेंथ इसमें होती है, लेंथ का मतलब क्या है, बेसिकली ए वाले ब्लॉक और बी वाले ब्लॉक के बीच की दूरी किस रेट से चेंज होगी। ऐसे यहां पर L2 का मतलब है ऊपर वाली पुल्ली और नीचे वाली पुल्ली की दूरी किस रेट से चेंज होगी। ये दोनों पुल्ली तो फिक्स ही हैं। अगर ये दोनों पुल्ली फिक्स हैं तो इसके बीच में जो रस्सी रहेगी उसकी लेंथ भी हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो इसलिए L2 के चेंज होने की रेट क्या हो जाएगी, 0। अब L3 के लिए बात करें तो L3 जो है, अब ये भी देखोगे ए और बी ब्लॉक के बीच में, मतलब ये इस पुल्ली और इस पुल्ली के बीच में किस रेट से सेपरेशन चेंज होगी। तो ए और बी जब नजदीक जा रहे हैं तो पुल्ली भी एक दूसरे के नजदीक जा रही होंगी। तो ए वाले ब्लॉक के नजदीक जाने से ये L3 ए रेट से कम होगा, बी वाले ब्लॉक के नजदीक जाने से बी रेट से। तो ओवरऑल L3 के बढ़ने की रेट माइनस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगी। मतलब वो घट रहा होगा ए प्लस बी रेट से, बढ़ने की रेट माइनस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगी।
और L4 के चेंज होने की रेट। अब L4 क्या है, C वाला ब्लॉक और इस पुल्ली के बीच की डिस्टेंस। तो पुल्ली, अब ये किसमें देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वर्टिकल में मोशन देख रहे हैं अभी हम। ऊपर वाली पुल्ली तो फिक्स है, और C वाला अगर वर्टिकल में C एक्सीलरेशन से जा रहा है तो L4 के बढ़ने की रेट C के बराबर ही हो जाएगी। ऊपर वाली पुल्ली फिक्स और ये वाला ब्लॉक C एक्सीलरेशन से अगर नीचे जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से C की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स A प्लस B। अब जो C वाला ब्लॉक है उसका यही एक्सीलरेशन नहीं है, ये A वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नीचे जाने का है, और वो A वाले ब्लॉक के साथ में भी जा रहा है। तो नेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक C वुड बी 2i कैप, सॉरी 2 नहीं, ai कैप, ठीक है, ये साथ में चलने के कारण, और ये वाला नीचे की तरफ है जो C माना था हमने, और j कैप ऊपर है, तो माइनस 2 टाइम्स A प्लस B j कैप। ये एक्सीलरेशन आ जाएगा C वाले ब्लॉक का। सर ये L डबल डॉट नहीं होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव लेंथ का एक्सीलरेशन? हाँ, डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब बात वही रहती है, वैसे सही बोल रही हूँ, डबल डेरिवेटिव लेना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो L1 डबल डेरिवेटिव का मतलब एक्सीलरेशन। जनरली कॉन्सेप्ट सेम रहता है, तो अगर अपन ने बाई चांस नहीं भी लिया तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सही बात है, वो एक्सीलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट शुड बी डबल डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन था, इन दिस सिस्टम शोन फाइंड द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वेज ऑफ मास 5m, the pulleys are ideal and the cords are inextensible, there is no friction anywhere। तो 5m वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, ऐसे सिस्टम में कई बार तो यही डिसाइड, कई बार क्या होता है, जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम आते हैं तो कई बार पूरा क्वेश्चन पूछने की बजाय कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि 5m वाला ब्लॉक कहाँ चलेगा। अब ऑप्शन दे दिए, चलेगा ही नहीं, राइट में चलेगा, लेफ्ट में चलेगा, ठीक है, या कुछ और चीज बोल दी ऐसे। तो अब कहाँ चलेगा, क्या हम बता सकते हैं बिना सॉल्व किए कि 5m वाला ब्लॉक कहाँ चलेगा, कहाँ चलना चाहिए उसको? तो देखो, इसमें सिस्टम का कैसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ 2m वाला ब्लॉक चलेगा तो कहाँ चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, और सिस्टम स्मूथ है तो चलेगा ये नीचे की तरफ। ये नीचे जाएगा तो m वाला कहाँ जाएगा, m वाला जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। 2m नीचे जाएगा तो m वाला कहाँ जाएगा, पीछे। अब क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0, अगर पूरे को मैं सिस्टम मान लू तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो अगर m वाला पीछे जाएगा तो 5m वाले को कहां जाना पड़ेगा, आगे। क्यों, क्योंकि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, एक पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल में m इंटू ए वाली टर्म पीछे की तरफ आ रही है, तो दूसरे के लिए m इंटू ए वाली टर्म आगे की तरफ आनी चाहिए। या अब हम बोले तो 5m को कौन चलाएगा, 5m को चलाएगी टेंशन। इस पुली पे 2 टेंशन लग रही है जो राइट की तरफ आएंगी, इस पुली पे 1 टेंशन लग रही है, तो नेट टेंशन फोर्स 5m पे कहां आएगा, राइट की तरफ आएगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम में भी सीखा था कि पुली पे लगने वाले फोर्सेस ब्लॉक पे ही माने जाते हैं, तो 5m वाला ब्लॉक कहां चलेगा, राइट की तरफ। तो कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं, और उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है, और अगर हम सही मानेंगे तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन ही गलत मान ली तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए और गड़बड़ कर दें। तो सबसे पहले तो हम यही डिसाइड करें कि कौन कहां चलेगा। तो 5m वाला कहां की तरफ चलेगा, राइट की तरफ चलेगा, इसका एक्सीलरेशन में ए मान लेते हैं। अब 5m के रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट में मतलब अगर मैं 5m को रुका हुआ मानूं, तो 5m के रिस्पेक्ट में मतलब अगर 5m रुका हुआ है तो क्या हो रहा होगा, 2m वाला नीचे जाएगा। 2m के नीचे जाने का एक्सीलरेशन अगर मैं b मान लू, 5m का भी मैं कैसा मान रहा हूं, रुका हुआ, तो ये रुका हुआ है, सब पुल्ली फिक्स हो गई, एक ही रस्सी है तो एक रस्सी के 2 एंड से पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो 2m वाला जितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, m वाला उतने ही एक्सीलरेशन से पीछे की तरफ जाएगा, तो m वाले का एक्सीलरेशन b हो गया। तो b जो है, दिस इज एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 5m, ठीक है। अब अगर हमें एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ एनी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक
with respect to 5m block plus acceleration of 5m with respect to ground। तो B वाला एक्सीलरेशन 5m के रिस्पेक्ट में था, हम क्वेश्चन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 5m का एक्सीलरेशन ऐड करना पड़ेगा, तो 2m वाले पे 5m का एक्सीलरेशन ऐड हो जाएगा। कैसे? वेक्टर एडिशन, तो राइट की तरफ था, राइट की तरफ ऐड हो जाएगा। m वाले पे भी ऐड हो जाएगा, राइट की तरफ ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये जो m वाला सॉरी m वाला ब्लॉक है, इसका नेट एक्सीलरेशन b माइनस से होगा। एक्चुअली क्या होगा, 5m के रिस्पेक्ट में b से पीछे जा रहा होगा, लेकिन 5m खुद a से आगे जा रहा है। जैसे बस है, बस में एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बस आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आगे जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो इस तरह से 5m के रिस्पेक्ट में m पीछे जा रहा था b एक्सीलरेशन से, लेकिन 5m खुद a से आगे जा रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन a हो जाएगा। अब जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा बड़ा सिस्टम मान लेते हैं और उस पे इक्वेशन लगा देते हैं। तो फॉर होल सिस्टम न्यूटन्स लॉ इन, और जब भी हम सिस्टम पे इक्वेशन लगाते हैं नॉर्मल से बचने की कोशिश करते हैं, तो बड़े वाले ब्लॉक पे नॉर्मल कहां से लगेगा, ग्राउंड से लगेगा ऐसे, उससे बचने के लिए इक्वेशन कहां लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल पे अब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 5m वाला ब्लॉक m1 a1, तो 5m का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में कितना है, a, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन देखने हैं क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगा रहे हैं। तो 5m इंटू a प्लस 2m, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन देखना है, तो 2m का कितना है, a, प्लस m, उसका हॉरिजॉन्टल में कितना है, a माइनस b, ठीक है। मैं राइट को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूं, तो a माइनस b बोल देंगे उसका। तो ये m m m कैंसिल हो गया, तो b को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूं, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m मतलब 5a प्लस 2a 7a प्लस 8a, तो ये एक रिलेशन आ गया, b इज इक्वल टू 8a, ठीक है। अब एक रिलेशन आया, लेकिन हमें इनकी वैल्यूज भी निकालनी, तो एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो अब हम 2m और m पे इक्वेशन लगा लेते हैं। फॉर 2m न्यूटन्स लॉ इन वर्टिकल, 2m पे नॉर्मल कैसे लगेगा, हॉरिजॉन्टल, तो हम वर्टिकल में इक्वेशन लगा ले 2m वाले पे, कि 2m वाला जो ब्लॉक है उसमें वर्टिकल में क्या लगेगा, उसका वेट 2mg, ऊपर लगेगी टेंशन, और उसका वर्टिकल में एक्सीलरेशन क्या है, b। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2mb, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर इस m वाले पे अब टेंशन एक और वेरिएबल आ गया, तो m वाले पे इक्वेशन और लगानी पड़ेगी। m पे नॉर्मल कहां से लगेगा, ऊपर, तो उस पे भी कैसे इक्वेशन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो फॉर m न्यूटन्स लॉ इन हॉरिजॉन्टल, तो m पे हॉरिजॉन्टल में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो m वाले ब्लॉक को देखो, क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में टेंशन, एक ही फोर्स लग रहा है और कोई लग नहीं रहा, उसका नेट एक्सीलरेशन टेंशन की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, b माइनस है, तो t इज इक्वल टू m इंटू b माइनस है, ये इक्वेशन आ गई। अब पहले मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करके टेंशन को एलिमिनेट कर देता हूं। सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2mg इज इक्वल टू, राइट साइड में m कॉमन ले लूंगा, तो 2 से आएगा 2b, यहां से आएगा b, तो 3b माइनस a, ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन 4 बोल दें। अब हमें a और b में रिलेशन पता था, सब्स्टिट्यूट कर दे, b इज इक्वल टू 8a, तो यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को यूज कर लें, m से m काट ही दो। सर आपने राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था सर, तो a माइनस बी नहीं होना चाहिए, नालायक, वो पहले सिस्टम के लिए माना था ना, अब तीसरी इक्वेशन में तो अलग इक्वेशन लिख रहे हैं ना, हमेशा फिक्स थोड़ी लेने की जरूरत है। तीसरी में टेंशन जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मान के लिखते हैं ना। इसमें मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक को देख रहा हूँ, मुझे पुराने सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, एक सिस्टम से एक इक्वेशन है, उसके बाद वो सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, हम सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे 2m पे वर्टिकल में इक्वेशन लिख रहे हैं हम, उसमें हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरे में हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं,
अब टेंशन जहां लग रही है उसी डायरेक्शन में मैं एक्सीलरेशन मान के लिखूंगा ना कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट की तरफ, तो एक्सीलरेशन भी कहां की तरफ आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट में कितना एक्सीलरेशन एम वाले ब्लॉक का? b माइनस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2g इज इक्वल टू बी की जगह हमने 8a रख दिया, तो 8 इंटू 3 24, तो 23a, तो a इज इक्वल टू 2g बाय 23। तो g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या वेरिएबल में है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यही हमसे पूछा था 5m वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन। तो 5m वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन ही a था, वो आ गया 2g बाय 23। और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर b की वैल्यू निकाल के 2m वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन बताया जा सकता है, m वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन बताया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आए तो टाइम ज्यादा लगता है, छोड़े भी जा सकते हैं, मगर एडवांस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जेई मेंस या नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी कम है। हाँ, ये जरूर पूछे जा सकता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ चलेगा, तो वो आइडिया होना चाहिए कि भाई 5m वाला कहाँ चलेगा, राइट में चलेगा। m वाले का नेट एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ आएगा? लेफ्ट की तरफ आएगा। तो इसमें माने अपन ने दो हैं, b और a, लेकिन b a से ज्यादा आ रहा है, मतलब m वाला ओवरऑल कहाँ चलेगा? लेफ्ट में चलेगा। 2m ओवरऑल कहाँ चलेगा? नीचे भी चलेगा और राइट में भी चलेगा, मतलब उसका एक्सीलरेशन कुछ एंगल पे आएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, What force must man exert on rope to keep platform in equilibrium? अब प्लेटफॉर्म अगर इक्विलिब्रियम पर है तो मैन भी इक्विलिब्रियम पर ही होगा। ठीक है, तो मैन भी इक्विलिब्रियम, प्लेटफॉर्म भी इक्विलिब्रियम पर है, तो हम क्या करें, इसको सिस्टम मान लेते हैं। कभी भी सिस्टम में हम छत वगैरह को नहीं लेते, तो ऐसे ही सिस्टम मानना। बाकी पुल्ली मासलेस है, उसको मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुल्ली का मासलेस होने से मतलब मास तो है ही नहीं, कोई वेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट कितना हो गया? मैन है 50 केजी का, प्लेटफॉर्म 40 केजी का, तो 900 न्यूटन ये वेट हो गया। जी को 10 मान ले तो, और यहाँ पे मैन ने जो फोर्स लगाया होगा रस्सी पे, वही रस्सी में टेंशन आएगी, ये टी टेंशन। और एक रस्सी में एक ही टेंशन रहती है, तो यही टी टेंशन यहाँ से भी ऊपर लग रही होगी, यहाँ से भी ऊपर लग रही होगी टी। तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम पे 3 रस्सियां जो हैं वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हैं, 3T। और इक्विलिब्रियम पर है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो ये फोर्स आ जाएगा जो मैन ने रस्सी पे लगाया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, बस उसमें 2 रस्सियां थी, यहाँ पे 3 रस्सी आ गई हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, two masses m1 and m2 are attached to the ends of a light string which passes over a massless pulley attached to the top of a double inclined smooth plane of inclination alpha and beta. Tension in this string is, तो देखो अब इस पे इधर पे m1 का जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा m1g sin अल्फा। ठीक है ना, जिस इंक्लाइंड का एंगल हमें पता होता है थीटा, उसके अलोंग इंक्लाइंड के अलोंग sin थीटा वाला कंपोनेंट आता है, ये आ जाएगा m2g sin बीटा। हम किसी को भी हैवियर मान के निकाल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि मान लो यहां चलेगा ये सिस्टम, तो एक्चुअल तरीका तो क्या है कि m2g sin बीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a करें, और t माइनस m1g sin अल्फा इज इक्वल टू m1a करें। या हमने क्या बोला था, ऐसे केस में हम अलोंग दिस सिस्टम मतलब अलोंग दिस स्ट्रिंग सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग हम मान लें, तो स्ट्रिंग के अलोंग सिस्टम मानेंगे, मतलब स्ट्रिंग को ऐसा देख लो, एक सीधा जैसा मान लो। तो यहां से खींचने वाला फोर्स क्या है? m2g sin बीटा। यहां से खींचने वाला फोर्स क्या है? m1g sin अल्फा। और हमने यहां चलता हुआ मान लिया, रस्सी से जुड़े हुए दोनों का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कॉमन आएगा, तो राइट की तरफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m2 sin बीटा, g कॉमन आ जाएगा यहां से, माइनस m1 sin अल्फा इंटू जी। ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। और ये ऐसे बनाया है मैंने, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं होती, यहीं पे हम दिमाग में सोच सकते हैं कि m2g sin बीटा एक तरफ ले जाना चाहता है, m1g sin अल्फा दूसरी तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो गया? m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा।
और डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दिया तो एसिलरेशन आ जाएगा। तो एसिलरेशन इज m2 sin बीटा माइनस m1 sin अल्फा इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सिस्टम मान के हमने एसिलरेशन तो निकाल लिया, लेकिन सिस्टम मानने का फायदा ये होता है कि वहां पे टेंशन एलिमिनेट हो जाती है। अब लेकिन यहाँ तो टेंशन निकालनी है हमको, तो टेंशन निकालने के लिए टेंशन को भी इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो हम अब किसी भी एक ब्लॉक को देखें, चाहे m1 को देखें चाहे m2 को देखें। जैसे m1 को देखें तो अब m1 पे ऊपर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। तो अब m1 के लिए इक्वेशन लगाएं, क्योंकि टेंशन हमें अब इक्वेशन में चाहिए अगर निकालना है। तो फॉर m1, सिर्फ m1 को देखें तो एसिलरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्स को कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव। तो t एसिलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1a। अब a की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करके हम टेंशन निकाल लेंगे। a हमें पता है, m1g साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट करके टेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सब आगे सॉल्व कर ही सकते हो। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो क्या है कि ये काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ आइडियल केसेस मान के ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। पता एग्जैक्ट तरीका तो हमने जान लिया, वो पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जो शॉर्टकट्स होते हैं वो फेल हो सकते हैं, एग्जैक्ट मेथड कभी फेल नहीं हो सकता। अब शॉर्टकट्स कैसे लगा सकते हो कि मान लो अल्फा और बीटा दोनों जीरो कर दें, अल्फा बीटा हम क्या कर दें, दोनों जीरो कर दें। कुछ होता है स्पेशल केसेस देख ले जिसके लिए हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं अल्फा और बीटा जीरो कर दूं मतलब ये ऐसा ही सिस्टम हो गया। तो अगर दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं तो चलने की कोई टेंडेंसी नहीं है, चलने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो रस्सी में टेंशन भी क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो बीटा जीरो करने पे तो ये टेंशन भी जीरो हो रही है, अल्फा जीरो करने पे ये टेंशन भी जीरो हो रही है, ये भी जीरो, जीरो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ यहां से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दें। अगर अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो गए मतलब ये ऐसे हो गए सरफेस वर्टिकल जैसे, तो ये ऐसी वाली एटवुड मशीन बन जाएगी। इसमें टेंशन क्या होती है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन होती है। तो अगर मैं अल्फा बीटा दोनों को 90 डिग्री कर दूं, अगर मैं बीटा को 90 डिग्री करता हूं तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे m1 की टर्म नहीं आ रही, m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये नहीं हो सकता। अल्फा को 90 डिग्री कर दिया मैंने, तो अल्फा को 90 डिग्री, तो ये भी नहीं हो सकता। अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री के, साइन 91 साइन 91, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। और जीरो तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, जीरो सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में आएगी, तो सी वुड बी द आंसर, बाकी सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार जब किसी वेरिएबल में पूछे जाते हैं तो हम उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और आप आंसर निकाल सकते हैं। मैथ्स में भी होता है, कई बार कोई क्वेश्चन एन की टर्म्स में पूछ लिया तो हम एन को जीरो रख के, 1 रख के, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी हमें तरीके सीखने हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कर रहे हैं अभी सीखते वक्त, तो एक्चुअल तरीके से भी सॉल्व करना है। भले हमने इस तरीके से आंसर निकाल लिया, लेकिन हमें एक्चुअल तरीके से भी सॉल्व करके देखना है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, लेकिन एग्जाम में ऐसे तरीके लगाना भी आना चाहिए, क्योंकि ये तरीके भी क्या करते हैं, हमारी रैंक इंप्रूव करते हैं। क्योंकि अगर हमने इसी क्वेश्चन में एक्चुअल मेथड से, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करेंगे टेंशन निकालने की, टाइम लग जाएंगे, 2-3 मिनट लग जाएंगे, किसी को ज्यादा भी लग सकते हैं। उसकी बजाय अगर हमने इस क्वेश्चन में से वो 2-4 मिनट बचा लिए, उसको किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाएं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले, तो 4-5 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें सीखना है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ वेट कैन बी हंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज बाय स्ट्रिंग ऑफ सेम टाइप, इन विच केस द स्ट्रिंग इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो किसमें सबसे ज्यादा लाइकली टू ब्रेक होगी, मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। तो जिसमें टेंशन मैक्सिमम होगी उसमें सबसे ज्यादा टूटने के चांसेस होंगे। अब भाई पहले केस में क्या है, टी ऊपर लगा, टी ऊपर लगा, सिमेट्री है, तो हम दोनों टेंशन को बराबर ही मान सकते हैं, तो 2t1 बोल देता हूं मैं इसको। तो 2t1 इज इक्वल टू वेट आ गया। इसमें क्या होगा, अब इसमें एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये टेंशन ऐसे लगी T2, ये टेंशन ऐसे लगी T2,
और सिमेट्री से यहाँ भी एंगल सेम मान लेते हैं, ठीक है। नई भी है तो रफली, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम सेम मान सकते हैं। तो T2, तो अब इसमें T2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा T2 cos थीटा, ऊपर वाला आएगा T2 sin थीटा। तो 2T2 sin थीटा इज इक्वल टू W। वैसे सबके लिए यही लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो टेंशन आएगी वो आएगी W/2 sin थीटा। अब हमें टेंशन मैक्सिमम करनी है, तो टेंशन बढ़ानी है। टेंशन बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर घटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर घटाना पड़ेगा तो साइन थीटा घटाना पड़ेगा। अब साइन थीटा कब घटेगा? जब थीटा घटेगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है? 0। साइन थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, यानी कि थीटा जितना कम होगा। किससे है थीटा? हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल जितना कम होगा टेंशन उतनी ज्यादा होगी। तो किस केस में हॉरिजॉन्टल से एंगल कम है? इस केस में सबसे कम एंगल आएगा, जहां पे रस्सी सबसे ज्यादा फ्लैट होगी, तो उस केस में टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो सी केस में रस्सी के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बॉल कनेक्टेड विद स्ट्रिंग इज रिलीज्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल एज शोन इन फिगर, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स एट दिस इंस्टेंट विल बी। ठीक है, तो क्या करें? बॉल कनेक्टेड विद स्ट्रिंग इज रिलीज्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, रिलीज किया 45 डिग्री पे। एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स क्या होगा इस इंस्टेंट पे? तो बॉक्स का एक्सीलरेशन हमें बताना है। बॉक्स का मास भी m है, इसका मास भी m है। चलो, तो क्या होगा? तो देखो, इस बॉल को जैसे हमने रिलीज किया, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन कहां की तरफ होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा इसका। ठीक है, या इसके मैं एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट्स मान सकता हूं कि एक कंपोनेंट में मान लो हॉरिजॉन्टल में होगा A और एक कंपोनेंट वर्टिकल में होगा B। अब पूरे सिस्टम को देखें तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है। पूरे अगर सिस्टम को देखोगे एक साथ, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, यानी कि m1a1 प्लस m2a2 0 होना चाहिए। तो अगर बॉल का एक्सीलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो इस बॉक्स का एक्सीलरेशन राइट की तरफ A होना चाहिए। ठीक है, तो बॉक्स का एक्सीलरेशन A। ये हम कुछ नया मान के भी निकाल सकते थे। मैं C मान लेता और फिर पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाता, लेकिन सिंपल केसेस में थोड़ा सा हम डायरेक्टली लिखें, टाइम सेव करें। क्योंकि बॉल का अगर A है, दोनों का मास बराबर है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो अगर एक का एक्सीलरेशन A लेफ्ट की तरफ आएगा तो दूसरे का राइट की तरफ A होना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों एक्सीलरेशन आ सकता है? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वो एक्सीलरेट करा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको क्या बताना था? इस A की वैल्यू भी बतानी है अपने को। अब इसको एक्सीलरेट कौन करा रहा होगा? इसको टेंशन एक्सीलरेट करा रही होगी देखा जाए तो। एंगल 45 डिग्री, 45 में एक चीज होता है, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट दोनों बराबर आते हैं 1/√2। तो साइन थीटा लेना है, कॉस थीटा लेना है, दिमाग मत लगाओ। टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा? T/√2। तो T/√2 इज इक्वल टू m में। ये मैंने किस पे इक्वेशन लगाई? ये मैंने इक्वेशन लगाई है ये जो अपना बॉक्स है, फॉर बॉक्स। ठीक है, बॉल पे देखें तो बॉल पे टेंशन ऊपर लगेगी, mg नीचे लगेगा। तो फॉर बॉल, बॉल को भी हॉरिजॉन्टल में कौन चला रहा है? टेंशन का कंपोनेंट। तो उससे सेम इक्वेशन आ रहेगी, T/√2 इज इक्वल टू m में। कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, लगाना चाहो तो लगा लो हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में हम देखते हैं, इन वर्टिकल। ठीक है ना। अब क्या करें? बॉल के लिए मैं लेफ्ट के हिसाब से इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि वो लेफ्ट में एक्सीलरेट कर रही है, टेंशन का कंपोनेंट भी लेफ्ट में आएगा, लेकिन वो T/√2 इज इक्वल टू m में ही आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। अब वर्टिकल में अगर लगाएंगे तो वर्टिकल में mg नीचे लग रहा है, टी का कंपोनेंट T/√2 ही आएगा, यहां भी ऊपर की तरफ T/√2 ऊपर आ जाएगा, तो mg माइनस T/√2 इज इक्वल टू mb। ये आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन। अच्छा, अभी भी देखें तो वेरिएबल तो तीन हो गए, ए बी एंड टी। इक्वेशन हमारे पास दो ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरह से टेंशन को या किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन कहां से आएगा? वो रिलेशन आएगा कंस्ट्रेंट से। तो वो रिलेशन आएगा कंस्ट्रेंट से। कैसे आएगा? कि भाई रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ सकती,
तो जैसे कंस्ट्रेंट क्या कहता है, अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटीज या एक्सीलरेशन है उनके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो रस्सी के ऊपर वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना है, a हॉरिजॉन्टल में, नीचे वाले पॉइंट का a हॉरिजॉन्टल में और b वर्टिकल में। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट्स ले लें अलोंग द स्ट्रिंग। तो कंपोनेंट्स अगर मैं ले लूं इनके, फिर से 45 डिग्री है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉस लो साइन लो 1/√2 आएगा, तो ये आएगा b/√2, ये आ जाएगा a/√2 और a का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा a/√2। अब अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो बाय कंस्ट्रेंट, और सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए, ध्यान रखना ऐसा नहीं एक दूसरे के नजदीक, रस्सी की लंबाई कम भी नहीं हो सकती, बढ़ भी नहीं सकती। तो इधर पे इस पॉइंट पे बढ़ाने वाला, दूर ले जाने वाला नेट एक्सीलरेशन क्या है, b/√2 माइनस a/√2, और ये a/√2 ये आपस में बराबर होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो b/√2 माइनस a/√2 शुड बी इक्वल टू a/√2। √2 सब काट दो, तो b इज इक्वल टू 2a। तो एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब क्या करोगे, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको 1 बोल दें, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2, तो t/√2 कट जाएगा, तो mg इज इक्वल टू m इंटू a प्लस बी। और हमें क्या निकालना था, बॉक्स का एक्सीलरेशन, a निकालना है, तो b को सब्स्टिट्यूट कर दें, a आ जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 3, m से m भी काट ही लो, तो g इज इक्वल टू a प्लस बी, बी किसके बराबर है, 2a के बराबर, तो a इज इक्वल टू g/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा समझना है, हो सकता है कि एक बार में थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन खुद से ट्राई करना एक बार, फिर नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना, समझने की कोशिश करना कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक कर रहे हैं, सॉल्व करने में मिस्टेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है कि आपको लगेगी एक बार में, अभी हो सकता है लगेगा समझ आ गया, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जितने भी डाउट आते हैं आप लोगों को, उनको खुद से सॉल्व करना है जब तक हम कॉन्फिडेंटली उनको ना कर पाए। तो ये सॉल्यूशंस, रिकॉर्डिंग सब आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप खुद से ट्राई करो, नहीं बना तो देखो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, उस चीज पे वर्क करो कि मैंने क्यों गलती की, और फिर इस तरह से कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लेके आना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, A trolley is accelerating down an incline of angle theta with the acceleration g sin theta. Which of the following is correct? तो देखो अब ये ट्रॉली एसिलरेट कर रही है। देखो अब एक चीज होती है, सूडो फोर्स का हमें तब यूज करना होता है खासकर जब कोई फ्रेम एसिलरेट कर रहा है और उसका एसिलरेशन हमें पता है। तो यहाँ पे ट्रॉली एसिलरेट कर रही है और इसका एसिलरेशन पता है, तो ऐसे केस सूडो फोर्स से करना ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में चीजें देखेंगे तो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब ये रखा है अल्फा इज कांस्टेंट एंगल में, अल्फा कांस्टेंट मतलब ब्लॉक जो है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है। तो ठीक है, इंक्लाइन का एंगल थीटा, मतलब ट्रॉली का भी एंगल ऐसा थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, पार्टिकल को देखो, अभी रस्सी रुस्सी भूल जाओ, पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, ठीक है, mg तो लगेगा ही। अब एक सूडो फोर्स लगेगा, कैसे, एसिलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रॉली का एसिलेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। एम, अब ध्यान रखना है सूडो फोर्स क्या है, एम ए। अब ये ए जो है ये लकीली जी साइन थीटा के बराबर, ये एम जी का कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक कर देते हैं। सूडो फोर्स इज एम ए, लेकिन वो ए किसके बराबर है, जी साइन थीटा के बराबर है। ये लग गया। अब और कोई फोर्स लगेगा, हाँ रस्सी की टेंशन लगेगी। अच्छा एक और चीज, टेंशन कभी भी नेट फोर्स की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है। जैसे अगर एक रस्सी से ब्लॉक बंधा हुआ है तो टेंशन रस्सी कैसी होगी, वर्टिकल, क्यों,
क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रस्सी को ही mg को बैलेंस करना है और रस्सी अपनी लेंथ के अलोंग फोर्स लगा सकती है। अगर ट्रॉली हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट करेगी तो क्या हो जाएंगे, दो फोर्स आ जाते हैं, mg और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स। तो रस्सी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, वो नेट फोर्स को बैलेंस करेगी, मतलब जो mg और ma का रिजल्टेंट है उसको बैलेंस करेगी। तो हमेशा स्ट्रिंग जो है वो नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है इक्विलिब्रियम में। तो हम रस्सी का एंगल वगैरह देखने के लिए क्या करें, पहले नेट फोर्स देख लें। अच्छा, अब mg के अगर हम कंपोनेंट करें तो अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा। ध्यान रखना ये mg का कंपोनेंट है, ये जो था सूडो फोर्स था, और लकीली एक्सीलरेशन g sin थीटा था, तो ये भी mg sin थीटा के बराबर हो गया। और mg का ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो अब ट्रॉली के फ्रेम में ये दो फोर्स तो कैंसिल ही हो गए, तो नेट फोर्स क्या बचा, mg cos थीटा। और रस्सी जो है नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगाएगी, तो रस्सी ऐसी हो जाएगी, यानी कि टेंशन इधर लगेगी, और ये टेंशन mg cos थीटा को, नेट फोर्स को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी इक्विलिब्रियम में। अब हमसे पूछा था, एंगल की भी एक चर्चा की हुई है उन्होंने, कि रस्सी का एंगल अगर अल्फा है तो उसका थीटा से क्या रिलेशन होगा, इससे एंगल, वर्टिकल से एंगल, ये एंगल अगर अल्फा है तो। चलो इसको देख लो, ये अब इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल है थीटा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो अल्फा जो है वो थीटा के बराबर ही हो जाएगा। थोड़ी सी ठीक है ना, मैथ्स लगानी है उसमें, अब कुछ फिजिक्स नहीं है। ट्राइंगल बनाओ, देखो एंगल्स को कंपेयर करो, जैसा 10th में कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे तुमने, एंगल इधर उधर वाले निकालने वाले। एक तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, तो ये सही है। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंगल करेक्ट तो एक ही आंसर है, मल्टीपल करेक्ट में भी हो सकते थे। तो टेंशन किसके बराबर आती है, mg cos थीटा, तो बस बाकी सब गलत ही दे रखा है, तो इसलिए ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये कुछ HC वर्मा के सवाल हैं। तो क्वेश्चन है ये, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg. The string shown in the figure are pulled by constant forces of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter. मतलब बीच की टेंशन बतानी, सिंपल सी बात ये है। All the surfaces are smooth and the strings and pulleys are light. ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। देखो 30 न्यूटन अगर यहाँ से फोर्स लगाया, तो जो फोर्स लगाते हैं किसी रस्सी में वही टेंशन आती है। तो इस रस्सी में जो टेंशन है वो 32 न्यूटन होगी, वो इधर खींच रही होगी। इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगाया, वही इस रस्सी में टेंशन आएगी, 20 न्यूटन वो यहाँ खींच रही होगी। पूरे इसका मास जो है, यूनिफॉर्म रॉड का मास कितना दे रखा है, 3 kg। तो रॉड तो एक ही है, तो एक कॉमन एक्सीलरेशन होगा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 32 माइनस 20, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो 12 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 12 बाय 3, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है कि इनके बीच की टेंशन भी बतानी है, कोई फोर्स बताना है 20 सेंटीमीटर वाला जो 10 सेंटीमीटर पे लगा है, यानी कि बीच की टेंशन। तो जहां भी हमें बीच की टेंशन बतानी है वहां पे बीच से डिवाइड कर दो, तो किसी भी एक ब्लॉक को देख लो, 10 वाले को देख लो, 20 वाले को देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। 10 को देखें तो यहां से क्या लग रही होगी, टेंशन, पीछे कितना फोर्स लग रहा होगा, 20 न्यूटन। एक्सीलरेशन इसका भी सेम ही होगा जो पूरी रोप का है या पूरे रॉड का है। अच्छा, लेकिन यूनिफॉर्म रॉड है, 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg है, तो सॉरी ठीक है, 10 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg है, तो 10 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, 1 kg। कॉमन चीज है ना भाई, 30 सेंटीमीटर का 3 kg, 30 रुपए में 3 टॉफी, तो 10 रुपए में एक टॉफी है ना, तो 10 सेंटीमीटर का 1 kg। इक्वेशन लगा दो अब, नेट फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हुए t माइनस t माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 24 न्यूटन, दिस वुड बी द आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लेट m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, m3 इज इक्वल टू 3 kg इन फिगर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ m1, m2 एंड m3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुल्ली
to m1 is 20 centimeter when the system is released from rest. How long will it take before m1 strike the pulley? अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें m1, m2, m3 तीनों एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव के हिसाब का है भी नहीं, अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में छोड़ने लायक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें तो सीखना है, करेंगे पूरा। तो हम वेरिएबल मानने की बजाय एक्चुअल वैल्यू से ही बात करते हैं क्योंकि वेरिएबल में और मुश्किल हो जाएगा। तो m1 पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, m1g। अच्छा, मैं g की टर्म में आंसर निकाल देता हूं, तो m1g लगेगा। m2 पे m2g यानी कि 2g लगेगा। m3 पे 3g लगेगा। अच्छा, ध्यान रखना, मैं इस सिस्टम को एटवुड मशीन मान के टेंशन वगैरह नहीं लिख सकता या एक्सेलरेशन नहीं लिख सकता। वो तभी लिख सकते हैं अगर ये पुल्ली रेस्ट पे होती। अगर ये पुल्ली चल रही है तो वो एटवुड मशीन के फॉर्मूले डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो कई बार मिस्टेक हो जाती है। अभी इस लेंथ का कोई यूज नहीं है कि रस्सी की लेंथ, ये बाद में काम आएगा जब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि कितने टाइम पे टकराएगी, ठीक है। हाँ, अगर इस रस्सी में टेंशन T है, इसमें टेंशन T, ये हम बोल सकते हैं कि एक रस्सी में एक ही टेंशन रहेगी अगर पुल्ली मासलेस है तो, और इसमें टेंशन कितनी होगी, 2T होगी। अब देखो, इसमें कोशिश ये करना है कि हम वेरिएबल कम से कम इंट्रोड्यूस करें। तो वेरिएबल कम से कम कैसे इंट्रोड्यूस करें कि मान ले कोई भी एक ब्लॉक, जैसे m3 को मान ले कि m3 नीचे जा रहा है, इसके नीचे जाने का एक्सेलरेशन कुछ मैं a मान लूं। m2 नीचे भी मान सकते हो, ऊपर भी मान सकते हो। अगर ऊपर मान ले तो ऊपर मान लो, नीचे मानना है नीचे मान लो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, ठीक है। तो ऊपर मान लेते हैं, चलो b से जा रहा है। हमने m3 और m2 का एक्सेलरेशन माना। क्यों माना? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मेरे को एक पुल्ली और दो ब्लॉक ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो अगर मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है तो मैं पुल्ली का उससे बता सकता हूं। तो मेरे को फिर वेरिएबल और नहीं बढ़ाने। तो अगर m3 का a है, m2 का b है, तो पुल्ली का नीचे की तरफ अगर मैं नीचे को पॉजिटिव मानूं तो a माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली होता है a1 प्लस a2 बाई 2, लेकिन उसमें सारे एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पुल्ली है ये m1 वाले ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर रस्सी से दो चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और पुल्ली स्टेशनरी है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। तो m1 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a माइनस बी बाय 2 ही होगा जो पुल्ली का है, ठीक है। अब m3 पे 3g नीचे लग रहा था, टेंशन ऊपर, m2 पे टेंशन ऊपर, 2g नीचे, m1 पे mg नीचे और टेंशन 2t ऊपर। बस अब इक्वेशन लिख दो। तो m1 पे क्या इक्वेशन आएगी, अब m1 का एक्सेलरेशन ऊपर आया तो ऊपर के हिसाब से इक्वेशन लिखी जाएगी, 2t माइनस जी इज इक्वल टू मास तो 1 ही है, तो a माइनस बी बाय 2। ये m1 पे इक्वेशन आ गई, ठीक है। किस पे आई, m1 पे। फिर m2 पे क्या इक्वेशन आएगी, अब m2 का एक्सेलरेशन भी ऊपर है तो ऊपर के हिसाब से इक्वेशन लिखी जाएगी, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2b, क्योंकि उसका मास 2 है। ये m2 पे इक्वेशन आ गई। m3 का एक्सेलरेशन नीचे है तो उस पे उसके हिसाब से इक्वेशन लिखी जाएगी, 3g माइनस t इज इक्वल टू 3a। ये थर्ड इक्वेशन आ गई m3। देखो वेरिएबल कितने हैं, 3, a b एंड t, इक्वेशन भी 3 आ गई। अब तो मैथमेटिक्स है, कोई भी सॉल्व करके निकाल सकता है। कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए भी तरीके देखना है। तो देखो, हमें सबसे पहले टेंशन को एलिमिनेट करें तो एक रिलेशन a b वगैरह में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दें और थर्ड को ऐड कर दें। फर्स्ट, ठीक है। अब देखो तरीके कुछ भी हो सकता है मैं लेंथी मेथड से करूं, तुम और शॉर्ट मेथड से कर लो। अब ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि इन इक्वेशंस को कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर पाता है। तो मेरे को ये अभी लग रहा है कि पहले मैं टेंशन को एलिमिनेट करूं, तो मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, तो उससे क्या होगा, माइनस टी आएगा, और एक यहाँ पे माइनस टी है ही, तो मैं प्लस थर्ड कर दूं, ठीक है। तो 2t माइनस टी और यहां से प्लस करेंगे तो माइनस, जो टेंशन कैंसिल हो गई। फिर यहां से क्या आएगा, माइनस जी, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो प्लस 2g, थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो प्लस 3g इज इक्वल टू a माइनस बी बाय 2। सेकेंड को माइनस किया था तो माइनस 2b, और थर्ड को ऐड किया था तो प्लस 3a। ये आ जाएगा 4g
इज इक्वल टू, मैं 2 अगर एलसीएम ले लेता हूं तो आ जाएगा a माइनस बी माइनस 4b प्लस 6a। 2 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो 8g, a वाली टर्म एक साथ ले ले तो 7a माइनस 5b, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो ये a और b में एक रिलेशन आ गया। तो हमें a और b चाहिए थे। अब एक और रिलेशन निकालने के लिए हम एक और इक्वेशन से a और b में रिलेशन निकाल ले, तो मैं एक बार सेकंड और थर्ड को भी ऐड कर देता हूं। सेकंड प्लस थर्ड कर देता हूं, उससे भी a और b में एक रिलेशन आ जाएगा। तो t और माइनस की कैंसिल हो जाएगा, 3g माइनस 2g क्या दे देगा, g इज इक्वल टू 2b प्लस 3a, या उसको मैं 3a प्लस 2b लिख देता हूं। ये इक्वेशन मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे, 1 और 2 से भी निकाल लेते एक रिलेशन, और 2 और 3 से कैसे भी निकाल सकते थे। दो रिलेशन आ गए, अब सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो b वाली टर्म एक जगह पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, इधर 5 है, b का कोफिशिएंट इधर 2 है। ये सब सीखा है 10th क्लास में, है ना, सॉल्व करना। क्या रहेगा, 16g इज इक्वल टू 14a माइनस 10b आ जाएगा, और यहां से आएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5g इज इक्वल टू 15a प्लस 10b। ऐड करेंगे दोनों को तो ये 10b माइनस 10b कैंसिल हो गया, 16 और 5 21g, 15 और 14 इज 29a। तो यहां पे लिख देते हैं, चलो a इज इक्वल टू 21g बाय 29, ये आ गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एक काम करते हैं, फिफ्थ में करते हैं यूजिंग इन 5, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट छोटे हैं। तो g इज इक्वल टू 3a, 3 से 29 कटेगा भी नहीं तो आ जाएगा 63g बाय 29 प्लस 2b। तो 2b इज इक्वल टू g माइनस 63g बाय 29, तो ये आ जाएगा माइनस 29 माइनस 63, तो 29 माइनस 63 34, तो माइनस 34g बाय 29, क्या आ गया 2b। तो b इज इक्वल टू माइनस 17g बाय 29। माइनस क्या बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है b की वो ऊपर नहीं होगी, b भी कहां जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब m1 का एक्सीलरेशन ऑफ m1 वो क्या है, a माइनस बी बाय 2। उसमें सब कुछ जब ये प्रॉपरली रखना है, a b जो भी आया, तो a की वैल्यू क्या है 21g बाय 29, b की आई माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 17g बाय 29 बाय 2। तो 29 कॉमन एलसीएम है, तो 21 प्लस 17 इज 38, 38 बाय 2 इज 19, तो 19g बाय 29। ये एक्सीलरेशन आ गया m1 वाले ब्लॉक का। अब उसको 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर लगा दो। ठीक है, उसका एक्सीलरेशन पता चल गया तुमको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उससे टाइम आ जाएगा कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो आप ये कर ही सकते हो। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथ थी, और इसमें एज सच कोई और छोटा तरीका जनरली है नहीं, ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, in the previous problem suppose m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg, what should be mass m so that it remain at rest। अब ये फिर भी आसान है कि m1 अगर रेस्ट पे रखना है तो m1 रेस्ट पे रहेगा, तो ये पुल्ली भी रेस्ट पे रहेगी, और अगर पुल्ली रेस्ट पे रहेगी तो फिर ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, दिस कैन बी एज्यूम्ड एज एटवुड मशीन, मतलब इसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो पुल्ली रेस्ट पे रहने के केस में लगा सकते हैं। तो ये टेंशन निकाल लोगे आसानी से, क्या होती है 2, अब यहाँ पे m2 m3 आ जाएगा, तो m2 कितना है 2, m3 कितना है 3 इंटू g बाय m2 प्लस m3 5, ये आ जाएगा 12g बाय 5। इसमें टेंशन 12g बाय 5, ये टेंशन t आई, तो ये वाली 2t होगी, ये भी 2t होगी। और अगर m1 नहीं चल रहा है तो 2t इज इक्वल टू m1g होगा,
तो नेट फोर्स उस पर 0 होना पड़ेगा, तो 2t कितना आ जाएगा, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, तो 2t आ जाएगा 24g/5 इज इक्वल टू m1g, g से g कट गया, तो m1 इज इक्वल टू 24/5, 4.8 kg। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कंपेयर टू, ऐसा फिर भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, करने लायक है। पिछले वाला अगर पूछ भी लिया तो मतलब वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एंड में किए जाने चाहिए, अगर हमारे से और क्वेश्चन नहीं बन रहे, और ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं लेकिन टाइम काफी लेते हैं, तो ठीक है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है एग्जाम कैसा है, उसमें कैसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे नहीं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोशिश ये करनी कि जो क्वेश्चंस कम समय लेते हैं, आसानी से बने, उनको पहले करें, बाकी को थोड़ा बाद में करें, जिससे हमारा पेपर छूटे ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स बराबर है। तुमने ये क्वेश्चन की इतनी मेहनत करके भी तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे और इस क्वेश्चन में भी 4 नंबर मिलेंगे। तो समझदारी यही कहती है कि हम कम मेहनत में जहां से ज्यादा आउटपुट मिले, एग्जाम में उन क्वेश्चंस को पहले करें और बाद में टाइम के अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चंस को करें। अगर टाइम कम भी पड़ गया तो लंबे क्वेश्चन अगर एक दो छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान छोटे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। हाँ, लेकिन सीखते वक्त सब चीजें करनी है, ठीक है ना। सीखते वक्त ही कई बार हम दिमाग लगा लेते हैं, अरे छोड़ दो उस क्वेश्चन को, वैसा नहीं आएगा। हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट तो काम आएंगे ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे जो लर्निंग हुई वो लर्निंग बाकी क्वेश्चंस को करने में भी काम आएगी। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, find the acceleration of mass m, find the tension in the string, calculate the force exerted by the clamp on the pulley। ये भी सरल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। भाई इस ब्लॉक पे mg लग रहा है नीचे, टेंशन लगेगी ऊपर, एक रस्सी में एक ही टेंशन रहेगी, ये t और ये भी t हो जाएगी, ये t है तो ये वाली टेंशन 2t हो जाएगी। इसका एसिलरेशन नीचे की तरफ अगर a है तो टेंशन डबल है, तो सीधे हम बोल सकते हैं कि एसिलरेशन आधा हो जाएगा। जैसे अगर कंस्ट्रेंट लगाना चाहो तो लगा लो, इसका b मान लेते हैं, तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हम ऐसे लगाते हैं, समेशन t डॉट a इज इक्वल टू 0। तो m वाले ब्लॉक पे t कहां लग रही है, ऊपर, a कहां है, नीचे, तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस t है। इस 2m वाले ब्लॉक पे t कहां लग रहा है, राइट में, एसिलरेशन भी कहां है, राइट में, तो पॉजिटिव साइन आएगा, t कट गया, तो b इज इक्वल टू a/2। ठीक है, तो b की वैल्यू a/2 के बराबर आ जाएगी, उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे a/2 ही। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख सकते हो, दो ब्लॉक हैं, टेंशन डबल हो जाएगी, एसिलरेशन आधा, टेंशन जितने टाइम्स हो जाएगी एसिलरेशन उतने टाइम्स कम हो जाएगा। ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है, दो ब्लॉक्स के लिए डायरेक्ट कंस्ट्रेंट का जो रिलेशन आ जाता है। अब इस ब्लॉक पे इक्वेशन लगाएंगे m वाले पे, तो फॉर m कहां जा रहा है, नीचे, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। फॉर 2m वाला कहां जा रहा है, राइट में, तो 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a/2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ऐसे बनेगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल ही कर दो। ठीक है, क्या पूछा था, एसिलरेशन, तो एसिलरेशन आ जाएगा यहां से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दो, तो माइनस 2t और प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से आएगा 2mg, यहां से आएगा 2ma प्लस ma, 3ma, तो a इज इक्वल टू 2g/3, ये एसिलरेशन आ गया 2g/3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आ गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन स्ट्रिंग की टेंशन बतानी थी, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड से निकाल लेते हैं। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, 2t इज इक्वल टू ma, a किसके बराबर है, 2g/3, तो टेंशन इज इक्वल टू mg/3, ये टेंशन आ गई। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन दी पुल्ली, अब पुल्ली पे क्लैंप क्या फोर्स लगाएगा, तो इस पुल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्लैंप है यहाँ पे, तो इस पे क्या होगा, यहां से एक टेंशन लगेगी, यहां से एक टेंशन लगेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2t, और ये क्लैंप का फोर्स आएगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब पुल्ली भी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो फोर्स ड्यू टू क्लैंप वुड बी √2t। तो टेंशन निकाल ही ली अपन ने, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो √2mg/3, ये क्लैंप का फोर्स आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। कई बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कई बार और अलग अलग फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. So that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. तो देखो क्या हो रहा है, मंकी यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो एक डिफरेंट केस होता है। एक होता है हम जैसे एटवुड मशीन की बात करते हैं कि एक ब्लॉक जितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा उतने से ही दूसरा नीचे जाएगा, ठीक है, या दोनों का मास सेम है तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे। यहाँ पे मंकी मैन ऐसे जो चीज होती है, क्या होता है, रस्सी के रिलेटिव भी ऊपर जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जितना एक्सीलरेशन ब्लॉक का हो उतना ही मंकी का हो। समझ आ रहा है, दो अलग अलग सिचुएशन होती हैं। एक होती है जहां पर निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें कोई जान नहीं है, उसमें क्या होगा कि भैया ये नीचे जाएगा जितने एक्सीलरेशन से, ये उतने से ऊपर जाएगा। लेकिन मंकी मैन ये सब क्या है, रस्सी के रिस्पेक्ट में भी ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें ऊपर चली जाए, कि भाई एक हैवी सा तुमने यहाँ पे सैंड का बैग टांग दिया, ठीक है, तुमने क्या किया, यहाँ पे एक हैवी सा सैंड का बैग टांग दिया और तुम्हारा वेट इतना है कि तुम उसको नहीं उठा पा रहे, तो तुम क्या कर सकते हो, रस्सी को खींच के ऊपर जा सकते हो सकता है ये थोड़ा बहुत हिले भी, ऊपर भी चले, तो भी जितना एक्सीलरेशन इसका है जरूरी नहीं तुम्हारा उसका। अगर तुम पकड़ के खड़े हो जाओगे तो जितना सैंड बैग का एक्सीलरेशन होगा उतना ही तुम्हारा होगा। लेकिन तुम अगर चढ़ रहे हो उसके रिलेटिव तो जरूरी नहीं है दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कॉमनली यहाँ पे भी हम एटवुड मशीन जैसा मान लेते हैं कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि भैया फोर्सेस क्या लग रहे हैं। देखो सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर दोनों का मास बराबर है तो इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, नीचे mg, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। मंकी का मास भी सेम है mg, ऊपर क्या लग रही है, टेंशन। मंकी पे भी दो फोर्स लग रहे हैं। अब नेट फोर्स ऑन मंकी क्या है, T माइनस mg, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या है, T माइनस mg। तो दोनों पे नेट फोर्स सेम है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम आना ही पड़ेगा। यानी कि अगर ये ब्लॉक ऊपर a एक्सीलरेशन से जा रहा है तो मंकी भी a से जा रहा होगा। अब कैसे जा रहा होगा, कि मंकी पकड़ के नहीं जा सकता। अगर मंकी पकड़ के रखेगा सिर्फ रोप को तो न तो ब्लॉक चलेगा ना मंकी चलेगा, दोनों मासेस बराबर है, तो एटवुड मशीन जैसा केस हो जाएगा। मंकी पकड़ के लटक गया तो भैया मंकी पे mg लग रहा है, रस्सी पे mg लग रहा है, इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम, टेंशन इज इक्वल टू mg, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। लेकिन मंकी अगर रिलेटिव मोशन करता है, ऐसे करके ऊपर चढ़ता है, तो मंकी ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन मंकी ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो दोनों पे क्या इक्वेशन आएगी, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो टेंशन सेम है रस्सी में, मास सेम है, तो एक्सीलरेशन भी सेम ही आएगा। समझ आ रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया कि मंकी रस्सी के रिस्पेक्ट में नहीं चढ़ रहा है तो टेंशन इज इक्वल टू mg आ जाएगी, दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर मंकी चढ़ रहा है तो जितने एक्सीलरेशन से मंकी ऊपर जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। कई बार ऐसा भी अलग अलग फॉर्म में देते हैं कि मंकी है, उसी के मास का एक मिरर लटका दिया, अब मंकी अपनी मिरर में फोटो देख रहा है। अब मंकी क्या करता है, उसको अपनी तस्वीर अच्छी नहीं लग रही, मतलब क्योंकि मिरर रेगुलर तो देखता नहीं, तो उसको अजीब सा लग रहा है एक तस्वीर देखने में, तो वो क्या करता है, सोचता है उस तस्वीर से कैसे निजात पाऊं, तो वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो क्या वो बच जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि वो जितने एक्सीलरेशन से मंकी ऊपर जाएगा मिरर भी उतने से जाएगा। ठीक है, मंकी खड़ा रहेगा तो भी नहीं बच सकता, मंकी रस्सी छोड़ दे तो भी नहीं बचेगा, क्योंकि मंकी अगर रस्सी छोड़ देगा तो मंकी का एक्सीलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड्स, तो मिरर का भी जी डाउनवर्ड हो जाएगा, कि मिरर पे भी अब क्या बचा, उसका mg बचा, तो भी नहीं बच सकता। तो ऐसे किसी भी केस में वो नहीं बच सकता। मंकी और ये मास दोनों हमेशा सेम पोजीशन पे रहेंगे, हाँ अगर इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे तो, ठीक है ना, इनिशियल उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था। तो ये कह रहे थे, शो दैट व्हाटएवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप, मंकी जो भी फोर्स लगाएगा वो टेंशन के बराबर हो जाएगी, और एक्सीलरेशन मंकी का भी वही आएगा जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन आएगा। चाहे मैं A1 A2 मान के निकाल लूं, अगर किसी को भैया लग रहा है कि सर शो तो करो, आपने तो ऐसे ही मान लिया, तो चलो भाई शो कर देते हैं। तो फॉर मंकी,
तो मंकी पे ऊपर क्या लगा टेंशन, नीचे mg, उसका एक्सेलरेशन a1, तो a1 इज इक्वल टू t बाय m माइनस जी। फॉर ब्लॉक पे ऊपर क्या लगा टेंशन, नीचे क्या लगा mg इज इक्वल टू ma2, तो a2 इज इक्वल टू t बाय m माइनस जी। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया, यानी कि जितना एक्सेलरेशन मंकी का होगा उतना ही एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, जो रुक सकता है। ठीक है, अगर किसी का डाउट नहीं है तो फिर अलग बात है। चलो, द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, तो ये वाला मंकी रोप पे चढ़ रहा है और ये इसकी पूंछ पे लटका हुआ है। ठीक है, बढ़िया सिचुएशन है। द मासेस ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। तो हल्के से बंदर है ये, 5 kg का, 2 kg का। ठीक है, इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, ए की रस्सी में जो मैक्सिमम टेंशन आ सकती है वो 30 न्यूटन आ सकती है। What force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? वो कितनी फोर्स लगाए कि इस मंकी को अपने साथ ले जाए। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, इस मंकी पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, जी को 10 मान ले, दे भी रखा है 10। अब देखो मैक्सिमम टेंशन ये है, इसमें एक्चुअली दो केस बनते हैं। केस मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का केस, कि भाई ले जाना है। अब ले जाने की बात तो नहीं कि कैसे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है, तेज ले जाना है, कैसे भी ले जाए। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे ले जाए। बहुत धीरे धीरे का मतलब हम एसिलरेशन को 0 मान सकते हैं कि भैया ये ऊपर नेग्लिजिबल एसिलरेशन से चला जाए। तो अगर इस मंकी का जो एसिलरेशन है, एसिलरेशन ऑफ बी, तो एसिलरेशन ऑफ बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। उस केस में जो टेंशन आएगी मंकी की पूंछ में, इस पूंछ में, वो कितनी होगी, 20 न्यूटन के बराबर होगी। तो 20 न्यूटन तो झेल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब अगर तेज ले जाता है तो मैक्सिमम कितने एसिलरेशन से ले जा सकता है, तो मैक्सिमम एसिलरेशन तब होगा जब अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होता है, तो ऊपर कितना फोर्स लग सकता है, मैक्सिमम 30, नीचे कितना लग रहा है, 20, और उसका मास कितना है, 2। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, बी वाला मंकी सिर्फ लटका हुआ है, वो पूंछ पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो बी वाला मंकी लटका हुआ है, तो जो बी का एक्सेलरेशन होगा वही ए का होगा। मतलब जो ए जिस एक्सेलरेशन से चढ़ेगा वही बी का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि भैया अगर दोनों को साथ में जाना है और मंकी ए की पूंछ नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है ना, उतनी झेल सकता है टेंशन, उससे ज्यादा में पूंछ निकल सकती है, तो क्या हो जाएगा कि भैया ये भी मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से जा सकता है, ऊपर 5 से ही जा सकता है। तो इस पूरे सिस्टम को देखें तो ऊपर चलाने वाली ये टेंशन है, इसको मैं कुछ टी डैश मान देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। और नीचे पूरे सिस्टम का वेट कितना लगेगा, 5 और 2 7 kg है, तो 70 न्यूटन। तो फॉर सिस्टम टी डैश माइनस 70, और पूरा सिस्टम जाएगा साथ में, भाई ये मंकी इस मंकी के साथ कॉमन एक्सीलरेशन से जा रहा है, ए एक्सीलरेशन मान लेते हैं। तो टी डैश माइनस 70 इज इक्वल टू 7 है। तो टी डैश इज इक्वल टू 70 प्लस 7 है, ये टेंशन आ जाएगी। अब जो बी का एक्सीलरेशन है वही ए का होगा, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो अगर वो मिनिमम होगी तो टेंशन भी मिनिमम आ जाएगी। तो टी डैश मिनिमम would be 70 plus 0, that is 70 न्यूटन। और मैक्सिमम टेंशन जो है वो तब होगी जब एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, जो बी का हो सकता है वही पूरे सिस्टम का हो सकता है, क्योंकि भाई बी का एक्सीलरेशन वही होगा जो ए का है। तो वो कितना हो सकता है, 5। तो 7 into 5 that is 35, 70 plus 35 105 न्यूटन। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लॉज ऑफ मोशन पे, जो आपके डाउट्स थे। तो डाउट्स जनरली अच्छे क्वेश्चंस में ही आते हैं, तो सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस वर देयर। ओके,
तो अब इनकी खुद से भी एक बार ट्राई करना बिना देखे, फिर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बन जाए तो दोबारा देखना कि हम कहाँ अटक रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने आंसर बता दिया या तुमने आंसर नोट कर लिया या तुम्हारी कॉपी में आ गया आंसर। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे भेजे में कितना गया है, ठीक है ना, और वो तुम खुद से प्रोड्यूस कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन अपना ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही है। थ्योरी भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, डाउट्स भी हो गए, बाकी आगे भी और क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो डाउट्स तो चलते रहते हैं, वो और हम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।